हेलो एवरीवन, आज का अपना चैप्टर है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, इस चैप्टर की मैं आपको खासियत बता दूं। पहली चीज़ तो ये कि इस चैप्टर में रटने जैसा नहीं है, आपको पूरा समझने जैसा ही मिलेगा। दूसरी चीज़, चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू मिल जाता है। ओके, एंड थर्ड थिंग कि चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के और कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छा कैसे है। ओके, सो चैप्टर बहुत अच्छा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहला साइलेंट फीचर है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है प्लस लेंथीएस्ट है, मतलब सबसे बड़ा है। दुनिया का और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटन है? जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। ओके, रिटन और अनरिटन में आपको क्लियर कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है। सिर्फ इसका मतलब ये है कि जो अपने यहाँ पे अमेंडमेंट है वो इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है कि उनमें बहुत आसानी से कोई भी चेंज कर देगा। ओके, उनके यहाँ पे अमेंडमेंट बहुत आसानी से तोड़ दिए जाते हैं। ओके, सो इसलिए उनके कॉन्स्टिट्यूशन को, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को अनरिटन बोलते हैं, और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिटन बोलते हैं। जबकि इंडिया का तो सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इतना लेंथीएस्ट क्यों है अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कारण क्या है। ओके, पहला जो फैक्टर है इसके पीछे वो है ज्योग्राफिकल फैक्टर, साइज ऑफ द कंट्री एंड डाइवर्सिटी। देखिए, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, उसका साइज इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा उसका डाइवर्सिटी है कि हर 10 किलोमीटर जाते से आपको लैंग्वेज चेंज मिलेगा, कल्चर चेंज मिलेगा। ओके, साइज इतना बड़ा है कंट्री का। सो साइज इतना बड़ा होने के कारण, ज्योग्राफिकल फैक्टर इतना ज़्यादा होने के कारण, इतने सारे कल्चर, इतनी सारी डाइवर्सिटीज होने के कारण, जो फार्मर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, फार्मर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू कवर एवरी टॉपिक। ओके, वो ये चाहते थे कि बेशक अपना कॉन्स्टिट्यूशन लंबा हो जाए लेकिन कोई भी पार्ट रह नहीं जाए। ओके, कोई भी डाइवर्सिटी रह नहीं जाए, उसमें हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन हो जाए। इस कारण से ही पहला फैक्टर ये है कि ज्योग्राफिकल एरिया, साइज एंड डाइवर्सिटी के कारण वो बड़ा हुआ अपना कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर क्या है? देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से कॉपी पेस्ट है, जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं, कुछ क्रिटिसाइज करने वाले लोग ऐसा कहते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि वो इन्फ्लुएंस तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, लेकिन वो कॉपी पेस्ट नहीं है। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से इन्फ्लुएंस है, ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अपने आप में बहुत बड़ा है। ओके, जिसने चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा होगा उसको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कितना बड़ा अमेंडमेंट था, कितना बड़ा एक्ट था। ओके, सो मेजर पार्ट ऑफ अवर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो एक ये कारण रहा। थर्ड थिंग, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सेंटर एंड स्टेट। ओके, ये क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ पे कि स्टेट के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और सेंटर के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो सेंटर में भी चलता है, जो स्टेट में भी चलता है। ओके, इंडिया के हर कोने में आपको वो सेम कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। ओके, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन पूरी इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। अमेरिका में ऐसा नहीं है, स्टेट लेवल पे अलग उनके टॉपिक्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और सेंटर लेवल पे अलग होते हैं। ओके, लीगल ह्यूमैनिटीज क्या है? ये हैं वकील लोग और फार्मर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने देखा होगा कि वकील लोगों की आदत होती है, एडवोकेटों की एक ही बात को बार बार उनको कहने की आदत होती है, घुमा फिरा के बातों को वो लोग कहते हैं। सो बात यही है, वो ये चाहते हैं कि बेशक कितना भी बात लंबी हो जाए लेकिन हर एक टॉपिक कवर हो जाए उनका। सो उस टाइम पे भी यही था, जो फार्मर्स थे उन्होंने ऐसा किया कि बेशक कॉन्स्टिट्यूशन लंबा हो जाए, लेंथीएस्ट हो जाए, लेकिन हर एक टॉपिक कवर हो जाए। ओके, ये कुछ बेसिक नॉलेज दे दी गई है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, अमेरिकन रिटन है, ब्रिटेन का अनरिटन है। ऊपर यही बात मैंने समझा भी दी थी। ओके, कुछ और डाटा अपन देख लेते हैं, याद करने वाला है थोड़ा सा। ओरिजिनली 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था तब उसके अंदर 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल थे। 2019 तक का डाटा एम लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, तो मैं आपको वहीं तक का बता रहा हूँ। 2019 तक
470 आर्टिकल से 25 उसके पार्ट्स हो गए तो 12 शेड्यूल में बांट दिया गया था। ओके, सो ये फर्स्ट साइलेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड साइलेंट फीचर है ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। ओके, कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन कई सारे सोर्सेज से लिया गया है। उनको पढ़ने के बाद, उनको एग्जामिन करने के बाद बी आर अम्बेडकर जी ने अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सो वो सोर्सेज क्या थे, कौन कौन से थे वो सोर्सेज जिनसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया? पहला सोर्स तो ये था कि डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ओके, दुनिया की जितनी भी कंट्रीज थी उनसे अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस है। ओके, सेकंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो अपन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पीछे भी देख के आए हैं। ओके, सो दो सोर्सेज हैं कि फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज से लिया गया है और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्राउडली एक्लेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। कई सारे लोगों ने, जब बी आर अम्बेडकर जी ने दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, दुनिया के सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो कई सारे लोगों ने उन पर यह आरोप लगाया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉपी पेस्ट है, अपन ने दूसरी कंट्रीज से कॉन्स्टिट्यूशन चुरा लिया। सो उसको एक्सप्लेन करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने एक वर्ड का यूज किया, रैंसैकिंग। ओके, आप देख सकते हैं रैंसैकिंग ऑफ ऑल दी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। रैंसैकिंग क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते हैं कि अगर किसी के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अच्छी चीज है और अपन उनसे कुछ सीख रहे हैं तो उसको कॉपी पेस्ट करना नहीं कहते, उसको रैंसैकिंग कहते हैं। अगर किसी के यहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है और अपन भी उसको अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं उससे सीख के, तो उसको कॉपी पेस्ट करना नहीं कहते, उसको रैंसैकिंग करना कहते हैं। ओके, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने उसका जवाब दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बी फॉर्म्ड आफ्टर कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा है, बन रहा है आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को रैंसैक किया, हमने सबसे सीखा, उसके बाद फिर हमने बनाया। ओके, सो अगर कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी पेस्ट किया गया है, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। क्या रैंसैक किया गया है? हाँ, ये वर्ड बिल्कुल सही है, रैंसैक। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन को 3 पार्ट्स में अगर अपन डिवाइड कर दें, स्ट्रक्चरल पार्ट, फिजियोलॉजिकल पार्ट, पॉलिटिकल पार्ट। सो जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ओके, फिलोसफिकल पार्ट अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और पॉलिटिकल पार्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो तीन कंट्रीज थी कि अमेरिका, ब्रिटेन, आयरिश, जर्मनी, यूएई, बहुत सारी कंट्री थी, सारी दुनिया की, मतलब लगभग सारी कंट्रीज, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं बची थी जिसका कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर साहब ने ना पढ़ा हो और उसमें से कुछ ना सीखा हो। ओके, सो द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस एंड मटेरियल सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अपना जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बहुत ज्यादा प्रेरित था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ऐसा मान लीजिए लगभग मैक्सिमम पार्ट उसका ले लिया गया था। सिर्फ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को बी आर अम्बेडकर साहब ने उसमें ऐड कर दिया था, जो कि क्या है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, को अपन आगे समझेंगे। ओके, सो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। सो ये सेकंड उसका साइलेंट फीचर था कि डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, थर्ड साइलेंट फीचर है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, अब ये क्या है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, इस साइलेंट फीचर को पहले समझ लेते हैं। अगर अपन कॉन्स्टिट्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें कि एक को बोले अपन रिजिड, एक को बोले अपन फ्लेक्सिबल। रिजिड का मीन्स क्या है? जैसे अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे अगर आपको अमेंडमेंट पास करवानी है या फिर अमेंडमेंट्स के अंदर कोई भी चेंज करवाना है तो उसको करवाना बहुत मुश्किल है, वो बहुत रिजिड है, वहां पे स्पेशल प्रोसीजर है, वो फॉलो करना पड़ेगा। मीन्स अगर आपको अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट में चेंज करवाना है या कोई भी अमेंडमेंट पास करवाना है तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओके, इतना आसानी से नहीं होता, बहुत स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। ओके, वहां पे अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट पास करवाना है, चेंज करवाना है, तो वहां तो बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे कि ऑर्डिनरी बिल पास होते हैं वहां पे, उसी तरह से अमेंडमेंट पास हो जाता है, अमेंडमेंट में चेंजेस हो जाते हैं। सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है एंड ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। ओके, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताओ कुछ। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो मिक्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिक्स है, नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल।
इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट ऐसे भी होंगे, कुछ बिल्स ऐसे भी जो बहुत इजीली पास हो जाएंगे, जो फ्लेक्सिबल होंगे बहुत। ओके, उनमें अमेंडमेंट में चेंज करना बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, आसान होगा। कुछ इतने ज्यादा रिजिड होंगे कि उनको अमेंडमेंट को पास करना है, उनमें चेंज करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। सो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना तो रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, वो मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे अपनी जरूरत है उसके हिसाब से ही बिल्कुल सही है। ओके, एक पॉइंट और देख लेते हैं। आर्टिकल 368 के बारे में आपको मैं जानकारी दे दूं, और इसके बारे में आर्टिकल 368 के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैंने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के लेक्चर में बताया था, लेकिन मैं ये एक साइलेंट फीचर्स के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। आर्टिकल 368 के दो टाइप है। आर्टिकल 368 बताता किस बारे में, पहले तो आप ये समझ लें कि अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट पास करवाना है, अमेंडमेंट्स के अंदर चेंज करवाना है, तो आप कैसे करवा सकते हैं। आर्टिकल 368 उस चीज की जानकारी देता है। ओके, आर्टिकल 368 कहता है कि अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट पास करवाना है तो उसके दो प्रोसीजर है। टाइप 1 तो ये है कि आप स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट में सिद्ध कर दो। ओके, पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा, आपको दोनों हाउसेस में आपकी स्पेशल मेजोरिटी साबित करनी पड़ेगी। ओके, कितनी है वो स्पेशल मेजोरिटी? 2/3 है, मतलब 50% से भी ज्यादा है। ओके, सो पहला टाइप तो ये कि स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट ऑफ ईच हाउस, दोनों हाउसेस में, लिखा नहीं है ईच हाउस लेकिन होता है, लोकसभा में भी फिर राज्यसभा में भी 50% से ज्यादा। सेकंड है स्पेशल मेजर, अगर आपको कोई अमेंडमेंट पास करवाना है तो स्पेशल मेजोरिटी तो आप साबित करो ही, साथ में रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, मतलब स्टेट्स की भी मंजूरी ले आओ। ओके, डिपेंड करता है कौन सा अमेंडमेंट है। कुछ अमेंडमेंट सिंपल स्पेशल मेजोरिटी से हो जाते हैं, कुछ अमेंडमेंट टाइप 2 से होते हैं, स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट की मंजूरी। ओके, ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट सिर्फ दो ही तरीके से पास होते हैं, तीसरा तरीका भी है कि सिंपल मेजोरिटी से भी आप अमेंडमेंट्स को पास कर सकते हो। ओके, अमेंडमेंट कैन बी पास बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑल्सो, लेकिन उसको आर्टिकल 368 के अंदर नहीं रखा गया। आर्टिकल 368 के अंदर सिर्फ ये दो टाइप ही रखे गए हैं। ओके, सिंपल मेजोरिटी से भी पास होता है, लेकिन वो आर्टिकल 368 के अंदर उसकी बात नहीं करते हैं अपन। ओके, सो ये टाइप 3 है साइलेंट फीचर का। टाइप 4 है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। ओके, सो ये साइलेंट फीचर 4 है, इसको पूरा समझ लेते हैं ये क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, जो अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, फेडरल सिस्टम शो करता है मैक्सिममली, फेडरल सिस्टम शो करता है। फेडरल के फीचर्स क्या होते हैं पहले वो देख लेते हैं। 2 गवर्नमेंट, देखिए अपने यहाँ 2 गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल लेवल पे अलग होती है, स्टेट लेवल पे अलग होती है। डिवीजन ऑफ पावर होता है अपने यहाँ, होता है, बिल्कुल होता है। डिवीजन ऑफ पावर होता है, स्टेट की अपनी पावर है, सेंटर की अपनी पावर है। क्या अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? हाँ बिल्कुल है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ही इंडियंस के लिए सब कुछ है। ओके, क्या अपने यहाँ रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? रिजिडिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मिक्स है अपना तो। ओके, मैं तो ये फेडरल के फीचर्स बता रहा हूं आपको। ओके, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है, क्या अपने यहाँ जुडिशरी इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल है। बाई कैमरल है? बिल्कुल है। डिवीजन ऑफ पावर है? बिल्कुल है। ओके, सो आप देखेंगे कि इंडिया जो कंट्री है वो ज्यादातर फेडरल फीचर शो कर रही है। ओके, जितने भी फीचर्स इसमें लिखे हुए हैं वो अपने देश में लागू होते हैं। सो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉन फेडरल शो नहीं करती। इंडिया ऑल्सो शो नॉन फेडरल फीचर। ओके, एक्चुअल में अपन इंडिया को ना तो फेडरल कंट्री बोल सकते हैं ना नॉन फेडरल स्टेट बोल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट तो इंडिया का फेडरल फीचर शो करता है, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो नॉन फेडरल है लेकिन इंडिया शो करता है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपना सेंटर बहुत स्ट्रांग होता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल है, पीछे पड़ के आ रहे हैं। सिंगल सिटीजनशिप, बिल्कुल एक सिटीजनशिप चाहिए। सिटीजनशिप पे तो अपन आगे वाले टॉपिक में भी कवर करेंगे कि ऐसा नहीं है कि अपन को सेंटर की सिटीजनशिप अलग लेनी पड़ेगी और स्टेट की सिटीजनशिप अलग लेनी पड़ेगी, नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ है। इमरजेंसी प्रोविंसेस, बिल्कुल है, इमरजेंसी के अपने यहाँ संविधान में लागू इमरजेंसी लगी हुई थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। ओके, सो इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं। सो इंडिया इज नाइदर फुली फेडरल नॉर फुली नॉन फेडरल। ओके, मैक्सिममली फेडरल है लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। ओके, लेकिन इंडिया को अपन फेडरेशन नहीं बोलते। पहला कारण तो ये है, फेडरेशन इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो नॉन फेडरल फीचर्स भी शो कर रहा है, पहली चीज तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इंडिया को अपन यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं। आर्टिकल 1 में देखिए अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन या फेडरल वर्ड का यूज कहीं हुआ ही नहीं है। असल बात तो ये है, सिर्फ अपन बोलते हैं फेडरल, फेडरेशन, उसका कहीं वर्ड का यूज हुआ नहीं है। जो वर्ड का यूज हुआ है वो है यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ओके,
यूनियन ऑफ स्टेट की बात करता है। अगर आपको यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन को बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो आप यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, स्टार्टिंग में यही पूरा समझाया गया है। ओके, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। एक ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ दे दिया क्योंकि इतना डिटेल में मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं सकता, वहां पे बहुत डिटेल में बताया गया है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ नाम दे दिए, क्वासी फ्यूडरल, क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल क्यों बोला क्या? क्योंकि ये सारे अंग्रेजों के दिए गए नाम है। अंग्रेज बोल रहे हैं क्वासी फेडरल है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, तो ना तो फेडरल है नॉन फेडरल है, क्वासी फेडरल है। बार्गेनिंग फेडरलिस्ट बोल दिया कि ना तो पूरा फेडरल है ना नॉन फेडरल है, इसलिए बार्गेनिंग। कोऑपरेटिव फेडरल, ये सिर्फ नाम है अंग्रेजों के दिए हुए, क्योंकि अपना फेडरेशन, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिक्स है, इस कारण से बस। ओके, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा, आपको बुक में मिल जाएंगे। तो ये साइलेंट फीचर नंबर 3 ये रहा। ओके, 5th अपना जो फीचर है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेट्स सी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये चीज ध्यान रखने वाली है कि जो अपने यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम से इंस्पायर है, इन्फ्लुएंस है। ओके, अपन ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, उनका सिस्टम क्या है? कोऑर्डिनेट प्लस कॉपरेट, कोऑर्डिनेट करना, कॉपरेट करना लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में। उनका सीधा सा सिद्धांत है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्लियामेंट्री सिस्टम का सीधा सिद्धांत है कि आप लेजिस्लेचर के बीच में और एग्जीक्यूटिव के बीच में कॉपरेशन करो और कोऑर्डिनेट करो, दोनों साथ साथ में चलो। ओके, यही उसका बेसिक सिद्धांत है, प्रिंसिपल यही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से ऑप्टेट किया गया है। ओके, अमेरिकन सिस्टम से नहीं लिया गया पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, अमेरिका में क्या है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके यहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं होते अमेरिका में, वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। सो इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम तो ब्रिटेन से लिया, अमेरिका से नहीं लिया, ऑप्ट अपन ने अमेरिका से नहीं किया। पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और कैबिनेट गवर्नमेंट की बात करता है, ये सिर्फ उसका नाम है। ओके, सो ध्यान रख लीजिएगा, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। सवाल उठता है कि अपन ने लेक्चर की शुरुआत में कहा गया था कि अपन ने किसी से भी कुछ भी चीज कॉपी पेस्ट नहीं की। अब यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि अपन ने ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से ऑप्ट कर लिया है, ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम अपन ने ऑप्ट कर लिया है इंडिया में, तो क्या ये अपन ने कॉपी पेस्ट कर लिया है? तो क्या इंडिया ने ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम को कॉपी किया है? इसका जवाब है नहीं। ओके, डिफरेंसेस हैं, कॉपी पेस्ट तो अपन ने कभी किसी का कुछ किया ही नहीं, अपन ने रैंसैक किया है। ओके, फिर भी डिफरेंसेस हैं, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो चुन के आएगा वो रिपब्लिक होगा, वो इलेक्टेड हेड होगा, उसको अपन ने वोट दिया होगा। ओके, यहाँ पे राजा रानी तंत्र नहीं चलता है। ओके, ब्रिटेन में क्या है? हेरिडिटरी हेड है, मोनार्ची सिस्टम है, मतलब रानी का बेटा ही राजा बनेगा, वहां पे ये राजा रानी तंत्र चलता है। ओके, वहां पे मोनार्ची है, यहाँ पे रिपब्लिक है, क्योंकि अपना देश सबसे बड़ा रिपब्लिक कंट्री है। ओके, सो यहाँ पे जो पीएम चुन के आएगा वो रिपब्लिक होगा, वो लोगों के द्वारा चुना हुआ होगा। ओके, रोल ऑफ पीएम इज सो सिग्निफिकेंट। देखिए, अपनी कंट्री में रोल ऑफ पीएम इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पूछिए मत। सबसे बड़ा अपने देश का जो पर्सन है वो प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी प्रेसिडेंट होता है, लेकिन अपने देश को जो चलाता है 99% वो प्राइम मिनिस्टर है। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर का रोल इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है कि आप पूछिए मत। ओके, इसलिए अपने देश में कुछ लोग क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट बोलते हैं कि ये तो प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट है, क्योंकि उसका रोल बहुत ज्यादा है। ओके, सिर्फ ये कहने का तरीका है। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिफ्थ साइलेंट फीचर है, इंपॉर्टेंट था। ओके, 6th साइलेंट फीचर है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट, सॉवर्डिनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं। पिछले पेज पे अपन देख के आ रहे थे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से ऑप्टेड किया गया है। ओके, लेकिन जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है, जुडिशरी के बारे में है, वो अपन ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा है। सो एक दिमाग में ये चीज रखिएगा कि पार्लियामेंट वाला पार्ट अपन ने ब्रिटेन से लिया है, और जो जुडिशियल वाला पार्ट है वो अपन ने अमेरिका से लिया है। पार्लियामेंट्री वाला पार्ट ब्रिटेन से, जुडिशियल वाला पार्ट अमेरिका से। जुडिशियल सुप्रीमेसी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्लियामेंट सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंसी और पार्लियामेंट को बताता है। सॉवरेनिटी मींस इंडिपेंडेंसी, सो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मर मेक परफेक्ट बैलेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशियल सिस्टम। देखिए, जो फार्मर्स थे उन्होंने इतने अच्छी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की
कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और जुडिशियरी सिस्टम, मतलब पार्लियामेंट और कोर्ट के बीच में एक तालमेल बना रहे, एक बैलेंस बना रहे। कैसे बैलेंस रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को इतना पावर दिया कि वो अमेंडमेंट को लागू कर सके, मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके, नए अमेंडमेंट ला सके, पुराने अमेंडमेंट में चेंजेस ला सके, वो सब कर सकता है पार्लियामेंट। नए बिल्स ला सके, नए एक्शंस क्रिएट कर सके, ओके, सब कर सकता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को इतना एक तरफ इतना पावर दिया, जो कि क्या दर्शा रही है? पार्लियामेंट सोवेरेनिटी, इंडिपेंडेंसी ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट को किसी के आगे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट है पार्लियामेंट अपना। दूसरी तरफ जुडिशियल सुप्रीमेसी को भी दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिक्लेयर कर दिया कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ या बिल गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट से ऊपर, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अपने देश में कोई भी नहीं है। ओके, सो एक तरफ तो फार्मर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या किया कि पार्लियामेंट सोवेरेनिटी को मेंटेन करके रखा, दूसरी तरफ जुडिशियल सुप्रीमेसी भी दे दी। कितना अच्छा बैलेंस बना के चला हुआ है। ओके, अमेरिका के अंदर एक टर्म का यूज होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और इंडिया के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ना कहते हुए प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहते हैं। आर्टिकल 21 इसके बारे में बोलता है। बेसिक डिफरेंस है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वहां पे चलता है अमेरिका में, इंडिया में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ बोलते हैं कि मतलब जो प्रोसीजर बन गया, एस्टेब्लिश लॉ बन गया, वो ही सही है, हम उसी के हिसाब से चलेंगे। सो बहुत छोटी सी चीज है, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगी, बुक से एक बार देख लीजिएगा। सो 6 साइलेंट फीचर था ये। 7th साइलेंट फीचर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड का मीन्स हिंदी में होता है जुड़ा हुआ। अपन मैथ्स में इंटीग्रेशन करते हैं ना, सब चीजों को जोड़ देते हैं, इंग्लिश में उसी वर्ड को बोलते हैं इंटीग्रेटेड, मीन्स जुड़ा हुआ। प्लस इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड देखिए, सबसे ऊपर टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट आती है, फिर लोअर कोर्ट आती है। सेंट्रल लेवल की जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट लेवल की हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की लोअर कोर्ट है। लेकिन ये सारी कोर्ट जुड़ी हुई है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में है। अगर अपन को सबसे पहले अपन लोअर कोर्ट में जाएंगे, अगर वहां पे आ गए तो फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर वहां पे आकर गए तो एकदम एंड में सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे। ओके, सो एक प्रोसीजर है, इंटीग्रेटेड है, प्लस इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंसी के बारे में तो अपन ने ऊपर देख ही लिया कि जुडिशियल सुप्रीमेसी है अपने पास। ओके, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। एक एक करके मैं आपको इसको समझा देता हूँ, इंटीग्रेटेड कैसे है और जुडिशियल कैसे है, आपको बहुत अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा। इंडिया हैव अ सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट बट अमेरिका डू नॉट हैव सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट। देखिए इंटीग्रेटेड कैसे है, इंटीग्रेटेड इस तरीके से है कि अपने यहाँ पे सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट चलता है। आप समझ रहे हैं, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट चलता है कि अगर आपने लोअर कोर्ट में याचिका दायर की तो भी वही कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। ओके, हाई कोर्ट में दायर की या फिर सुप्रीम, मतलब एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट के हिसाब से चलता है। ओके, अमेरिका में ऐसा नहीं है। स्टेट लेवल की जो कोर्ट होंगी उनके टॉपिक्स अलग हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उनकी लिस्ट अलग है। ओके, सेंट्रल लेवल के जो वहां पे कोर्ट होते हैं, जैसे सेंट्रल लेवल का कोर्ट क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया अपने इंडिया के हिसाब से, वहां पे भी होता होगा सेंट्रल लेवल का कोर्ट, उसके टॉपिक अलग है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। ओके, लेकिन अपने यहाँ सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, सिंगल सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सो ये क्या करता है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी के बारे में प्रोवाइड करता है। ओके, दूसरा इसके अंदर जो टर्म था वो था इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट कैसे है, इंडिपेंडेंट इस सेंस में कि कोर्ट के ऊपर कोई भी पार्लियामेंट प्रेशर नहीं बना सकता। ओके, जो जजेस होते हैं वो जो भी फैसला देंगे उसको आप पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते। ओके, जजेस लोग रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ओके, और क्या है, कोर्ट का जितना भी अमाउंट है, कोर्ट जितना भी खर्चा होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। ओके, सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इंडिया की कोर्ट को, इंडियन जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। सो ये इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी 7 साइलेंट फीचर था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। उसके बाद अपन देखेंगे 8 साइलेंट फीचर एंड 9 साइलेंट फीचर। 8 है फंडामेंटल राइट एंड 9 है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए आप इसका पहले पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको पूरे को मिला के पढ़ाने वाला हूं क्योंकि दोनों एक ही चीज है। आप समझते हैं दोनों चीजें क्या है, दोनों साइलेंट फीचर्स को एक बार में समझ लेंगे। 1945 में फंडामेंटल राइट्स को 2 पार्ट में बांटा गया। पहले फंडामेंटल राइट वो थे जो थे जस्टिसेबल एंड सेकंड थे नॉन जस्टिसेबल। मींस अगर वो फंडामेंटल राइट कि जिनका उल्लंघन करने पर सजा मिलती थी आप कोर्ट में जा सकते थे। ओके,
दूसरे वो जिनका उल्लंघन करने पे कोई सजा नहीं मिलती थी, नॉन जस्टिसेबल होते थे। जो जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट है वो 6 हैं। कौन कौन से हैं वो अपन देख लेते हैं। ये हैं वो 6 फंडामेंटल राइट्स, बचपन से अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप एक बार देख लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा कोई टफ चीज नहीं है। 6 फंडामेंटल राइट: इक्वालिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशन का राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ओके, फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल इन नेचर में, अगर कोई इनका उल्लंघन करता है और अगर आप उसके लिए कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट उसको सजा सुनाएगी, बिल्कुल सुनाएगी। ओके, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट कि इनका वॉल्यूशन होने पे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। ओके, फंडामेंटल राइट जो है, एक चीज उसको समझ लें कि इमरजेंसी के टाइम पे सारे फंडामेंटल राइट को खत्म कर दिया जाता है। इमरजेंसी के टाइम पे कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं रह जाता, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अलावा कोई भी फंडामेंटल राइट का आर्टिकल नहीं होता। ओके, सो 1945 में फंडामेंटल 6 जो फंडामेंटल राइट है वो जस्टिसेबल, जिनको अपन ने ऊपर देख लिया, ये देख लिए 6। ओके, दूसरी तरफ नॉन जस्टिसेबल थे, जिसको अपन बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, ये क्या है? ये फंडामेंटल राइट का ही एक पार्ट है, लेकिन ये नॉन जस्टिसेबल है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डीपीएसपी को बोला नोबल फीचर। एक्चुअली में ये है क्या? डीपीएसपी है क्या? डीपीएसपी क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक पॉलिसी लागू की गई है, एक प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि स्टेट अगर अपने लोगों के लिए कोई भी पॉलिसी लागू करती है तो वो डीपीएसपी का ध्यान रखे। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ध्यान रखे। सो डीपीएसपी क्या? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। डीपीएसपी कुछ नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। किस चीज के इंस्ट्रक्शंस है और किसके लिए इंस्ट्रक्शंस है? स्टेट के लिए इंस्ट्रक्शंस है, स्टेट्स के लिए इंस्ट्रक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि जब भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाए तो डीपीएसपी को कुछ इंस्ट्रक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं जो ह्यूमन वेलफेयर को दर्शाते हैं, डीपीएसपी उसको बताता है। तो स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बनाए डीपीएसपी को ध्यान में रखे, ह्यूमन वेलफेयर को ध्यान में रखे। ओके, डीपीएसपी 3 प्रिंसिपल्स पर काम करता है: सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। ओके, सो 3 इसके प्रिंसिपल हैं: सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। ओके, डीपीएसपी कोई पूछे क्या है तो बोलना इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है स्टेट्स के लिए जब भी वो कोई पॉलिसी लागू करे। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में बैलेंस बना के रखिए। ओके, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में आप बैलेंस क्रिएट करके रखिए, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कभी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में कभी कोई क्लैश होता है तो फंडामेंटल राइट जीतेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट को अपन ज्यादा तवज्जो देते हैं, ज्यादा मायने देते हैं, वो बड़ी चीज है। ओके, सो कभी क्लैश होता है तो फंडामेंटल राइट सुप्रीम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये चीज। 10th साइलेंट फीचर है फंडामेंटल ड्यूटीज। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसेबल है। फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लंघन करने पे आदमी को सजा नहीं होगी, वो नॉन जस्टिसेबल है इन नेचर में। ओके, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? ये बहुत ही अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अपनी ड्यूटीज क्या है अपने देश के प्रति, वो अपन को देखनी है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट कीजिए, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट कीजिए। ओके, इंडिया की सोवर्निटी, इंडिपेंडेंसी को बनाए रखिए। ओके, अपना इंडिया किसी पर डिपेंडेंट तो है नहीं, सोवरेन कंट्री है, सोवरेन स्टेट है, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखिए, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करके रखिए। ओके, आपसी भाईचारा बना के रखिए। सो ये कोई सिखाता नहीं है। ओके, ये अपन को पता होना चाहिए, बचपन से अपन सीखते हुए आ रहे हैं। एक चीज ये देख ही लिया, हाईलाइट वाला पॉइंट तो नॉन जस्टिसेबल है इन नेचर में फंडामेंटल ड्यूटी। डीपीएसपी भी नॉन जस्टिसेबल थी, फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल थे। ओके, एक चीज है, फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ऐड नहीं किए गए थे, ये ऐड किए गए हैं इमरजेंसी के टाइम पे। जब इमरजेंसी लगी थी 1975 से 1977 के बीच में, तब ये ऐड किए गए हैं 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। एक कमेटी थी जिसका नाम है स्वरान सिंह कमेटी, उसने रिकमेंड किया था। इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा, कोई पूछ सकता है स्वरान सिंह मतलब किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, तो नाम पता होना चाहिए। एसएस कमेटी, स्वरान सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ओके, सो ये अपना लेक्चर नंबर 1 था, इसका लेक्चर नंबर 2 भी मैं अपलोड करूंगा। 2 लेक्चर में हर चैप्टर को मैं कंबाइन करता हूं। ओके, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।